हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेड। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं एंटी हाइपरटेंसिव फार्माकोलॉजी। सो एंटी हाइपरटेंसिव फार्माकोलॉजी को हमारा जो बेसिक आउटलाइन के हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन को डिस्कस करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन पढ़ेंगे, जिसमें डिटेल डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट स्टेजेस है हाइपरटेंशन के, वो पढ़ेंगे। उसके बाद इथियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, और फिर मैं आपको एक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बताऊँगा कि किस तरह हमने एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है उसको किस तरह करना है, उनके डिफरेंट क्लासेस, और फिर एक क्लास को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। उनके कॉजेज, यूजेस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, और साइड इफेक्ट्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन हमारे पास एलिवेटेड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या हमारे पास अगर दोनों सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों अबव हो, बिलो अबव द नॉर्मल रेंज, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन भी हो सकता है, आइसोलेटेड डायस्टोलिक भी हो सकता है, और दोनों भी एलिवेटेड हो गए हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकता है। इन दोनों में से जो हमारे पास सबसे डेंजरस है वो हमारे पास सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। क्योंकि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जब डेंजरस क्यों है, क्योंकि आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है और उसके बाद हार्ट फेलियर की तरफ हार्ट जो है वो जा सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में आपके पास हाइपरटेंशन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर का नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये आपके पास तब तक एराइज नहीं होता, तब तक सिम्प्टोमेटिक नहीं होता जब तक आपके पास एंड ऑर्गन डैमेज ना अपेयर हो जाए। और वो एंड ऑर्गन्स आपके पास कौन कौन से, वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है आपका हार्ट, ब्रेन। हार्ट में क्या होगा, एमआई हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, वेसल्स की वेस्कुलाइटिस वगैरह हो सकता है, आइज़ में आपके पास हेमरेज हो सकते हैं, और किडनीज़ में आपके पास डैमेज हो सकती हैं। तो ये 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है, जब ये इनमें डैमेज करना स्टार्ट करेगा तो तब आपके पास हाइपरटेंशन जो है वो सिम्प्टोमेटिक हो जाता है। सो ये तो था हमारे पास एंड ऑर्गन डैमेज जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं। जब भी आपने किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंसिव करार देना है तो सबसे पहले आपने बिफोर लेबलिंग द पेशेंट, पहले आपने उसकी बीपी को केयरफुली मॉनिटर करना है, और एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा टाइम आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है इन नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशन। पेशेंट ने कोई कॉफ़ी नहीं पी हो, कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं हो, रेस्टिंग स्टेट में। यूजुअली हम अर्ली इन द मॉर्निंग जब बंदा उठ जाता है उस टाइम पे स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और एटलीस्ट 2 टाइम से ज़्यादा आपने उसका डिफरेंट सिचुएशन पे ब्लड प्रेशर चेक करना है। अगर वो आपके पास, जो अभी हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे, अगर उसमें से आपके पास किसी भी स्टेज में आ गया तो तब आपने पेशेंट को हाइपरटेंसिव करार देने। किसी भी एक आपके पास बीपी जो आपके पास रीडिंग है उस पर आप हाइपरटेंसिव करार नहीं करेंगे, क्योंकि रेड लाइन क्या है, बिकॉज वंस अ पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव इज़ ऑलवेज हाइपरटेंसिव। उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी रोकने के लिए देते हैं, वो आपके पास कंप्लीटली क्योर नहीं करते। सो चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो सेगमेंट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। हमारे पास नॉर्मल ऑप्टिमल जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास लेस देन 120 सिस्टोलिक और लेस देन 80 डायस्टोलिक, ये हमारे पास एक ऑप्टिमल है। लेकिन नॉर्मली ज़ाहिर सी बात, ये एक एवरेज वैल्यू है। नॉर्मल बीपी आपके पास कब होगा किसी भी पेशेंट में, अगर 130 से बिलो सिस्टोलिक और 85 से बिलो डायस्टोलिक हो, तो ये आपके पास नॉर्मल बीपी होती है ओवरऑल जितने भी नॉर्मल एवरेज पीपल हैं। फिर हमारे पास आता है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 to 139 के दरमियान होता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 to 89। ये आपके पास वो स्टेज है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी भी पेशेंट को प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में आइडेंटिफाई करे तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को करवा के उसकी हाइपरटेंशन को जो है ट्रीट कर सकते हैं। और अगर यहाँ से वो स्टेज 1 में चला गया, फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिकेशन की तरफ जाना है। सो स्टेज 1 हाइपरटेंशन हमारे पास फिर क्या है, इसमें 140 to 159 हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसके दरमियान, और जो डायस्टोलिक वो हमारे पास 90 to 99 के दरमियान हो, तो वो हमारे पास होगा स्टेज 1 हाइपरटेंशन। दूसरा हमारे पास है स्टेज 2। उसमें हमारे पास 160 से लेकर 179 के दरमियान जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 100 to 109 के दरमियान डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हमारे पास स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। और स्टेज 3 हमारे पास सबसे सीवियर हाइपरटेंशन, जिसमें हमारे पास 180 से अबव सिस्टोलिक और 110 से अबव डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्टेज 3 है, इसके हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स है। एक है हमारे पास एक है हमारे पास हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, दूसरा है हमारे पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। स्टेज 3 हाइपरटेंसिव अर्जेंसी आपके पास तब होगा, इट मीन्स कि अभी हाइपरटेंशन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास है नो एंड ऑर्गन डैमेज।
तो वो आपके पास आएगा हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या है, वो भी आपके पास स्टेज 3 हाइपरटेंशन मींस के 180 से अबव सिस्टोलिक, 110 से डायस्टोलिक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास अब एंड ऑर्गन डैमेज भी प्रेजेंट है। सो ये आपके पास इसके फर्दर 2 सब टाइप्स है स्टेज 3 हाइपरटेंशन की। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद ये तो हमारे पास थी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंसिव। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इथियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। हमारे पास हाइपरटेंशन के काजेज़ क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन है जो यूजुअली नॉर्मली 90% पीपल में होता है, वो हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। इसकी हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है। फैमिली हिस्ट्री इसमें पॉजिटिव होती है। पेशेंट अगर किसी की फैमिली में है तो रिस्क बढ़ता है, किसी और भी फैमिली के मेम्बर में रिस्क जो है एज के साथ इंक्रीज़ होती जाती है। इसके साथ साथ ओबेसिटी, डायबिटीज़, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं है, और ज़्यादा साल्ट इनटेक जो है, ये पेशेंट हमारे पास इनमें प्राइमरी हाइपरटेंसिव होता है। इसकी हमारे पास कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होती। दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सो सेकेंडरी हाइपरटेंशन को हम कम्प्लीटली क्योर कर सकें, क्योंकि ये हमारे पास बॉडी में किसी ऑलरेडी कोई डिजीज़ हो रहा है और उसके सेकेंडरी एज ए सेकेंडरी कॉज में हमारे पास हाइपरटेंशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फियोक्रोमोसाइटोमा, एक ट्यूमर है एड्रीनल मेडुला का, जहाँ से हमारे पास एड्रीनर्जिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाते हैं और वो आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो अगर आपने उस ट्यूमर को निकाल दिया तो आपके पास हाइपरटेंशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कशिंग सिंड्रोम है, कशिंग डिजीज़ है, उसमें आपके पास प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और कोआक्टेशन ऑफ आयोटा, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स है जो बॉडी में ऑलरेडी कोई डिजीज़ है और उसके सेकेंडरी आपके पास हाइपरटेंशन हो रहा है। तो इसको आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हो, लेकिन जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें आपके पास कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारे बॉडी में नॉर्मली ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग के मैकेनिज्म्स क्या है। अगर आप ब्लड प्रेशर को देखो तो ब्लड प्रेशर हमारे पास कार्डियक आउटपुट और सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस के इक्वल हैं। तो अगर आपके पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अगर आपके पास सिस्टेमिक टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तब भी आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट जो है ये आपके पास हार्ट कंट्रोल करता है और सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस आपके पास आर्टरियोल्स इंक्रीज़ करते हैं। और ये जो आपके पास कार्डियक आउटपुट आपके पास सिस्टोलिक से आता है और डायस्टोलिक जो है वो आपके पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसको जो है कंट्रोल करता है। सो नॉर्मली हमारे पास लेट सपोज नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है कि हमारे बॉडी में बीपी जो है वो डिक्रीज़ हो गया। अब अगर बीपी डिक्रीज़ है, हमारा गोल क्या है कि बीपी को हमने इंक्रीज़ करना है। बीपी को इंक्रीज़ करने तो हमारे पास 2 मैकेनिज्म है। एक हमारे पास है सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो कि ब्लड वेसल्स हार्ट को स्टिमुलेट, और दूसरा हमारे पास किडनीज है। ये दोनों हमारे पास हमारे ब्लड प्रेशर को मेनटेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जब बीपी डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। कहाँ पर? हार्ट पर। सबसे पहले हमारे पास हार्ट पर कौन से है? बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। जब वो स्टिमुलेट होंगे, जब बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो वो हमारे पास क्या करवाएंगे? वो हमारे पास कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करवाएंगे। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो आपके पास ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। दूसरा हमारे पास क्या है? आपके अल्फा 1 रिसेप्टर जो स्मूथ वेसल्स जो आपके ब्लड वेसल उस पर होंगे वो आपके पास स्टिमुलेटेड होंगे। उसकी वजह से आपके पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा और ये भी आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। अकॉर्डिंग टू बीपी के जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तीसरा आपके पास क्या है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में इंक्रीज़ होगा अल्फा 1 की वजह से। दूसरा आपके पास जो वेन्स है वो भी आपके पास कंस्ट्रक्ट होंगे तो आपके पास इंक्रीज वीनस रिटर्न भी होगा। जब वीनस रिटर्न ज़्यादा आएगा, हार्ट के ब्लड जब है हार्ट में ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा वो बाहर भी जाएगा, तो इसकी वजह से भी आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास हार्ट और ब्लड वेसल्स पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम था। दूसरा जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारे पास जेजी सेल्स है किडनीज में जो कि सोडियम की कंसनट्रेशन को सेंस करते हैं। सो ये भी हमारे पास, इनमें भी हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं और वो भी हमारे पास स्टिमुलेटेड होंगे। जब बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेटेड होंगे तो ये हमारे पास क्या रिलीज़ करवाएगा? रेनिन। अब यहाँ पर ये जो रेनिन है इसको 2 चीज़ें स्टिमुलेट करवा रहे हैं। एक आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से स्टिमुलेट हो, दूसरा जब बीपी डिक्रीज़ होगा तो रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा तो यही जो जेजी सेल है यहाँ पर जो सोडियम सेंसिंग सेल्स है, जो नेफ्रॉन्स है, वो आपके पास सोडियम कम सेंस करेगा तो वो भी आपके पास रेनिन रिलीज़ करेगा। तो रेनिन जो है वो बीटा 1 की वजह से भी स्टिमुलेट हो रहा है और दूसरा डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो उसकी वजह से भी स्टिमुलेट हो रहा है। जब रेनिन आपके पास आएगा तो रेनिन क्या करवाएगा? रेनिन आपके पास
जो लिवर से एंजियोटेंसिन आता है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट, और एट द एंड उसका जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, एंजियोटेंसिन 2, उसको स्टिमुलेट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास क्या करवाता है, एक तो वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाए तो आपके पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा एंजियोटेंसिन और क्या करवाता है, वो आपके पास करवाता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन। और दूसरा आपके पास जब किडनी से ब्लड फ्लो कम आ रहा है तो जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। जब आपके पास जीएफआर डिक्रीज होगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके पास एक तो नॉर्मली बीपी जीएफआर डिक्रीज की वजह से सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन हो रहा है, एल्डोस्टेरोन भी आपके पास वही काम कर रहा है। तो ये दोनों आपके पास क्या करवाएंगे, इंक्रीज आपके पास ब्लड वॉल्यूम करवाएंगे, क्योंकि आपके पास सोडियम इन वाटर की रिटेंशन करवाएंगे। और जब आपके पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अगेन आपके पास क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, और जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो आपके पास बीपी जो है वो इंक्रीज होता है। सो ये हमारे पास नॉर्मल फ्लो चार्ट है, ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी नॉर्मली। जब बीपी डिक्रीज होगा तो उसको इंक्रीज कैसे करते हैं। अब हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव्स क्या है कि ये जो मैकेनिज्म है इंक्रीज बीपी, हमने यहाँ से इस साइड पे जाना है, अपोजिट साइड पे। तो आप किस तरह सोच सकते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हम बीटा रिसेप्टर्स जो आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी है इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड वेसल्स को क्या कर सकते हैं, डायलेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी। इसके अलावा हम ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हैं। ब्लड वॉल्यूम को हम किस तरह डिक्रीज़ करते हैं, हम इसमें देते हैं डायरेटिक्स वगैरह। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होंगे कि हमने किस तरह ब्लड प्रेशर को नॉर्मल फिजियोलॉजी को पढ़ के उसी को अप्लाई करने फार्माकोलॉजी, और आपके पास वो ट्रीट हो जाएगा। अच्छा जी, सो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर गोल हमारा कितना होगा डिफरेंट पेशेंट्स में, एज से रिलेटेड और कंकमिटेंट डिजीज़ में हमारा गोल क्या होगा कि ब्लड प्रेशर हम कहाँ तक लेके आएंगे। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो कि 60 या 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसमें हमारे पास गोल क्या होगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास 150 से बिलो हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास लेस देन 90 हो। ये हमारे पास उन पेशेंट में होगा जो 60 या 60 ईयर से अबव होंगे। अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जो कि लेस देन 60 ईयर है तो फिर हमारा सिस्टोलिक जो है वो 140 और डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 90 हमारे पास इसका गोल होगा कि हमने ब्लड प्रेशर को इससे बिलो रखना है इन पेशेंट्स। और कंकमिटेंट डिजीज़ में हमारे पास ऑल एज पेशेंट मींस के 60 ईयर से अबव हो या बिलो हो और उनमें डायबिटीज़ भी हो लेकिन अभी तक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं है, तो इनमें हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90। इस तरह अगर हमारे पास ऑल एजेस पेशेंट हो जिसमें डायबिटीज़ है या नहीं है लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज़, तो उसमें भी हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से बिलो और लेस देन 90 से बिलो। ये सारा कुछ मैं आपको लिपिनकॉर्ड फार्माकोलॉजी साथ में केर्ज़ंग और कैप्लान तीनों को कंबाइन करके इससे पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर गोल होंगे डिफरेंट पेशेंट में। अब इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होंगे एंटी हाइपरटेंशन में। जब भी हम हाइपरटेंशन के मेडिकेशन दें तो हम 3 ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। उनमें हमारे पास ब्लड वेसल्स है, हार्ट है और किडनी है। जो मैंने आपको अभी नॉर्मल मैकेनिज्म बता दिया, हार्ट पे आपके पास क्या होगा, बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, ब्लड वेसल पे आपके पास अल्फा 1 रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होंगे, और किडनीज़ में आपके पास रेनिन रिलीज़ हो जाएगा और ये आपके पास ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी होगा। सबसे पहले इसमें हमारे पास है डायरेटिक्स का मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जस्ट ओवरव्यू दूंगा। इस पे हमारा एक अलग चैप्टर है और उसमें मैं आपको डिटेल से एक एक डायरेटिक, उसके कॉजेज़, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है वो सारा बताऊंगा। ओवरऑल डायरेटिक्स का फंक्शन क्या है कि डायरेटिक्स में हम क्या करवाते हैं कि इसमें हम ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करें। जब आपके पास ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा आपके पास कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा आपके पास बीपी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि बीपी आपके पास क्या था, बीपी आपके पास था कार्डियक आउटपुट टाइम्स टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अगर आपके पास कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो आपके पास बीपी डिक्रीज हो जाएगी। हाइपरटेंशन में हम जो मोस्ट कॉमन डायरेटिक्स यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है वो है हमारे पास थायजाइड डायरेटिक्स, जो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला जो एरिया है यहाँ पर ये काम करते हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास ज़्यादातर अगर डायरेटिक्स में आपने कोई चूज़ करना है हाइपरटेंशन के लिए तो वो हमारे पास थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं। दूसरा हमारे पास है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स हमारे पास जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है यहाँ पर काम करते हैं, और ये आपके पास लूप डायरेटिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा डायरेसिस होता है। थायजाइड डायरेटिक्स में थोड़ा सा माइल्ड फ्लूइड जो है वो लॉस होता है। तो ये आपके पास डिफरेंशिएट है। इन दोनों में आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें आपके पास पोटाशियम जो है उसकी लॉस होती है, तो फिर हमारे पास पोटाशियम को बॉडी में स्पेयर करने के लिए हमारे पास होते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स।
पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हमारे पास जो लास्ट आपके पास कलेक्टिंग डक्ट के एरिया है वहाँ पर ये काम करते हैं और वहाँ से पोटाशियम की जो सिक्रीशन हो रही होती है उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि आपके पास बॉडी से ज़्यादा पोटाशियम जो है वो वेस्ट ना हो। सो बाकी डायरेटिक्स की डिटेल जो है वो हम डायरेटिक्स के चैप्टर में डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपैथेटिक एजेंट्स। हमारे पास ब्लड प्रेशर में सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेटर उसको एंटागोनाइज करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए हमारे पास होते हैं सेंट्रली एक्टिंग अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। इसमें हमारे पास अल्फ़ा 2, अगर आपको पता है इसका काम क्या है, ये आपके पास इनहिबिटरी होते हैं, तो ये आपके पास सेल्स को जो है इनहिबिट करते हैं। सेंट्रली आपका सिंपैथेटिक आउटफ्लो जब इनहिबिट होगा तो आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो ना हार्ट रेट स्टिमुलेट होगा, ना आपके पास ब्लड वेसल स्टिमुलेट होंगे, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है गैंग्लियन ब्लॉकर्स। गैंग्लियन ब्लॉकर्स आपके पास, इसमें इसका अभी तक यूज़ हम क्यों नहीं करते, क्योंकि आपके पास गैंग्लियन सिंपैथेटिक के भी हैं और पैरासिम्पैथेटिक के भी हैं। सो इसीलिए हम इनका डिफ्यूज़ एक्शन की वजह से हम इसको नहीं यूज़ करते। इसमें हमारे पास दो ड्रग है, हेक्सामिथोनियम, दूसरा है ट्राइमिथोपोरियम। लेकिन ये हम नॉर्मली क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी स्टिमुलेट होती है, इसमें अल्टर्ड होती और पैरासिम्पैथेटिक भी। सो इसीलिए हम गैंग्लियन ब्लॉकर्स को यूज़ नहीं करते। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स। नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है वहाँ से हमारे पास नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, इनकी जो रिलीज़ है हम इसको ब्लॉक करते हैं। जब आपके पास ये ब्लॉक होंगे, ये रिलीज़ नहीं होंगे, तो आपके पास हार्ट रेट स्टिमुलेट नहीं होगा और आपके ब्लड वेसल स्टिमुलेट नहीं होंगे। और जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सिंपैथेटिक में जो वाइडली यूज़ होते हैं वो हमारे पास होते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर्स। हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स ब्लॉकर जो हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं। अब वो रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हैं, बीटा 2 भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हैं। और हमारे पास बहुत अल्फ़ा 1, बीटा 1 और बीटा 2 के इन तीनों के कंबाइन हमारे पास ब्लॉकर्स भी है और इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रास सिस्टम को इनहिबिट करने के लिए। रास सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले एक तो ये स्टिमुलेट होता है बीटा 1 रिसेप्टर से रेनिन, जो आपके पास जेजी सेल्स है उधर, तो उसके लिए हमारे पास है बीटा 1 ब्लॉकर्स। दूसरा हमारे पास क्या है, रेनिन रिलीज़ होता है, तो रेनिन के इनहिबिटर्स हमारे पास है, रेनिन इनहिबिटर्स। उससे हम रेनिन जो एंजाइम है उसको प्रिवेंट करेंगे। जब आपके पास रेनिन एंजाइम इनहिबिटर होगा तो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 आपके ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे और एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन नहीं करेंगे, तो आपके पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तीसरा हमारे पास क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, जो आपके पास रेनिन क्या करवाता है, वो एंजियोटेंसिन 1 बनाता है और फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 जो एक्टिव फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम चाहिए। तो अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और आपके पास वही ब्लड प्रेशर के मैकेनिज्म नहीं होंगे। चौथा हमारे पास क्या है कि हमारे पास एंजियोटेंसिन ने अब 2 बन गया है, तो हम इसकी एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं बाय एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इसके थ्रू हम ARBs देते और एंजियोटेंसिन 2 जो बना है वही काम नहीं कर सकता। और लास्ट हमारे पास क्या है, जो एल्डोस्टेरोन है उसकी हम ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो ये हमारे पास है रास सिस्टम को इनहिबिट करने के लिए ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। ये भी हम एंटी हाइपरटेंसिव में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारे पास क्या है, वेजोडाइलेटर्स है, जिससे हम डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। इसमें हमारे पास होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हमारे पास नॉर्मली स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन में क्या हेल्प करता है, कैल्शियम। तो अगर हम कैल्शियम को ब्लॉक करें तो हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होगा। और दूसरा हमारे पास है डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द ब्लड। डायरेक्ट एक्टिंग हमारे पास ब्लड वेसल में जो ड्रग्स है उसमें हमारे पास आता है हाइड्रोलेजिन, आता है नाइट्रोपिरोसाइड, आते हैं और साथ में पोटाशियम चैनल ओपनिंग के जो डिजीज ड्रग्स है वो सारे हमारे पास आएंगे, वेजोडाइलेटर्स। सो ये था हमारे पास जस्ट एंटी हाइपरटेंसिव्स की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने हाइपरटेंशन को डिस्कस किया, हाइपरटेंशन क्या है, उसकी इथियोलॉजीज़ क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके बाद नॉर्मल हमारे बॉडी में मैकेनिज्म क्या है, और उसी मैकेनिज्म पर हमने ये सारे ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को अपनाया रखना है। करंटली आपके पास जो हाइपरटेंसिव का ट्रीटमेंट प्लान है उसमें हम A, C और D को यूज़ करते हैं। हमारे पास फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव में S इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, या आपके पास ARBs होते हैं, रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि करंटली सबसे पहले स्टेज 1 हाइपरटेंशन में ये यूज़ होता है। फिर अगर कोई पेशेंट इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर हम उसमें साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं, और अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं आ तो फिर हम साथ में डायूरेटिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास करंट ट्रीटमेंट प्लान है फॉर एंटी हाइपरटेंसिव। तो आई होप
आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरटेंशन में कोई मसला नहीं होगा, और अगर आपको एंटी हाइपरटेंसिव का जनरल इंट्रोडक्शन आता है तो इसके बाद जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है उसमें आपको कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ शेयर कर लें ताकि सबको इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।